20वीं सदी की शुरुआत में एक जहाज़ ऐसा आया जिसने पूरी दुनिया को आकर्षित किया और ऐसा आकर्षित किया जैसा पहले कभी किसी जहाज़ ने नहीं किया था। ये जहाज़ इतना आलीशान था कि इसके मुकाबले में बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स भी फीके लगते थे। इसकी चकाचौंध का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये जहाज़ अपने पहले सफ़र पर निकला तो इसे देखने के लिए 1 लाख लोग जमा हो गए। ये जहाज़ दिखने में तो खूबसूरत था ही, लेकिन इसकी बनावट भी एडवांस और हाई टेक्नोलॉजी की थी। साथ ही इसके सेफ्टी फीचर्स कुछ इस तरह के थे कि बनाने वाली कंपनी ने इसके अनसिंकेबल होने का दावा किया, यानी ऐसा जहाज़ जो कभी डूब नहीं सकता। यह इंजीनियरिंग और लग्जरी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन था कि मानो किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन अप्रैल 1912 में जब ये जहाज़ अपने पहले सफ़र पर निकला तो वही पहला सफ़र इसका आखिरी सफ़र बन गया और ये जहाज़ समुद्र की गहराइयों में कुछ इस तरह छुप गया कि इसे ढूंढ निकालने में ही 73 साल का वक्त लग गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अनसिंकेबल कहा जाने वाला जहाज़ अपना पहला सफ़र भी पूरा नहीं कर सका, और क्यों इसकी हाईटेक एडवांस टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स इसे डूबने से नहीं बचा सके। आइए जानते हैं कहानी एक आलीशान शुरुआत से लेकर एक खौफनाक अंत तक की। हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की। कहानी की शुरुआत होती है साल 1907 से। उस वक्त हवाई जहाज़ नहीं होते थे और लोग दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने के लिए पानी के जहाज़ का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए जहाज़ बनाने और चलाने वाली कंपनियों में होड़ लगी रहती थी कि किसका जहाज़ बेस्ट और तेज़ है। यानी यह जहाज़ों के बीच एक कंपटीशन का दौर था और इसी कंपटीशन के चलते इंग्लैंड की एक कंपनी जिसका नाम वाइट स्टार लाइन था 3 ऐसे जहाज़ बनाने का फैसला करती है जो न सिर्फ तेज़ हों बल्कि इतने आलीशान हों कि जब पानी पर उतरें तो तैरते हुए महल की तरह लगे। वाइट स्टार लाइन इन जहाज़ों को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हार्लैंड एंड वुल्फ नाम की एक कंपनी को देती है। ये कंपनी काफ़ी वक्त से जहाज़ बना रही है और वाइट स्टार लाइन के ज़्यादातर जहाज़ हार्लैंड एंड वुल्फ कंपनी ने ही बनाए हैं। जो 3 जहाज़ तैयार होने वाले हैं, टाइटैनिक भी उन्हीं में से एक है। टाइटैनिक का डिज़ाइन थॉमस एंड्रूज तैयार करते हैं, जो हार्लैंड एंड वुल्फ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ साथ ड्राफ्टिंग डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। डिज़ाइन रेडी होने के बाद साल 1909 में नॉर्दर्न आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, जहां 3000 वर्कर्स की यूनिट दिन रात काम करती है और 2 से 3 साल बाद साल 1912 में RMS टाइटैनिक बनकर तैयार होता है। टाइटैनिक उम्मीदों पर खरा उतरा था। उसकी एक झलक ही लग्जरी बयान कर रही थी। 269 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा और 53 मीटर ऊंचा टाइटैनिक, जिसमें 10 फ्लोर थे जो कई सारी सुविधाओं से भरे हुए थे, जैसे गर्म पानी का स्विमिंग पूल, जिम, लेविश डाइनिंग रूम, टर्किश बाथ, लाइब्रेरी और न जाने क्या क्या। लेकिन लग्जरी के अलावा इसके सेफ्टी फीचर्स भी कमाल के थे। इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे, जिनमें से 4 अगर दुर्घटना के दौरान पानी से भर जाते तब भी जहाज़ को कोई खतरा नहीं होता। इसके अलावा इसमें डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें अगर अंडर वाटर कोई टकराव होता तो 2 बॉटम हल होने की वजह से एक ही खराब होता, जबकि दूसरा टाइटैनिक को सुरक्षित रखता। इन्हीं सेफ्टी फीचर्स की वजह से वाइट स्टार लाइन कंपनी टाइटैनिक को अनसिंकेबल और सेफेस्ट शिप एवर बिल्ट कहकर उसकी मार्केटिंग कर रही थी। अब दिन आता है 10 अप्रैल 1912, यानी वो दिन जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पर निकलता है। ये सफ़र इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से USA के शहर न्यूयॉर्क तक का होने वाला था। लेकिन न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले टाइटैनिक को फ्रांस के शहर चेरबर्ग और फिर आयरलैंड के शहर क्वींस टाउन से होकर गुजरना था, जिसके बाद उसे खुले अटलांटिक ओशन से होते हुए सीधे न्यूयॉर्क सिटी पहुंचना था। जहाज़ के चीफ कप्तान थे एडवर्ड जॉन स्मिथ, जिनकी उम्र 62 साल थी और वो काफ़ी तजुर्बेकार कप्तान थे। इसके अलावा जहाज़ में करीब 2200 लोग सवार थे, जिनमें से 900 क्रू मेंबर्स थे और बाकी सभी पैसेंजर्स थे। पैसेंजर्स में से भी कुछ लोग उस वक्त के अमीर और मशहूर लोग थे, जैसे जॉन जैकब एस्टर फोर, जो अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक थे।
इसिडर स्ट्रोस जो मैसीज के को ओनर थे। साथ ही थी मार्गरेट ब्राउन जो बाद में अनसिंकबल मोली ब्राउन के नाम से पहचानी गई। इसके अलावा जहाज़ पर ज़्यादातर पैसेंजर्स आम लोग थे जो रोज़गार की तलाश में अमेरिका पहुंचकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे। टाइटैनिक जिस दिन से अपने पहले सफ़र पर निकला था, तब से उस पर हर पल एक जश्न का माहौल था, क्योंकि ये सफ़र उसी तरह गुजर रहा था जैसी लोगों ने उम्मीद की थी, यानी बेहद मज़ेदार और ऐतिहासिक। इसीलिए सभी पैसेंजर्स काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और हर एक पल को भरपूर जी रहे थे। और इसी तरह अगले 4 दिन तक सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन फिर दिन आता है 14 अप्रैल 1912 और इस दिन तक टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में पहुंच चुका था। यहाँ टाइटैनिक को अपने आसपास से गुजर रहे दूसरे जहाज़ों से रास्ते में आइसबर्ग यानी बर्फ की बड़ी चट्टानें होने की चेतावनी मिलने लगी। लेकिन जहाज़ के कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं की। हालांकि उन्होंने रास्ता ज़रूर बदला था और फिर करीब रात 11:39 पर निगरानी रख रहे 2 लोग फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली ने जहाज़ के ठीक सामने एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान देखी। यह चट्टान किसी फुटबॉल ग्राउंड के साइज की थी, जिसके बाद उन्होंने फौरन अपने पास लगी खतरे की घंटी को बजाया और जहाज़ के कंट्रोल रूम में फ़ोन करके चीखा, आइसबर्ग राइट अहेड। जिसके बाद फौरन जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज तेजी से जाकर आइसबर्ग से टकराया, जिससे 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में से 6 कंपार्टमेंट्स बर्बाद हो गए। और जैसा कि हम जानते हैं कि टाइटैनिक सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स की बर्बादी ही झेल सकता था। यहाँ डबल बॉटम हल भी कोई काम नहीं आ सका, क्योंकि ये टक्कर जहाज के निचले हिस्से पर नहीं बल्कि साइड वाले हिस्से पर हुई थी। यानी ये बात तो साफ थी कि अगले कुछ घंटों में टाइटैनिक डूबने वाला है। लेकिन ये बात सिर्फ क्रू को ही पता थी। हालांकि पैसेंजर्स ने टकराव के दौरान झटके महसूस ज़रूर किए थे, लेकिन क्योंकि उन्हें ये बात बताई गई थी कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने इस टकराव को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और एक नॉर्मल टकराव समझकर नज़रअंदाज किया। लेकिन वक्त के साथ जैसे ही जहाज़ में पानी भरने लगा और जहाज़ का अगला हिस्सा डूबने लगा, तो लोग खतरे से वाकिफ हुए और जहाज़ पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस दौरान आसमान में फ्लेयर्स लॉन्च किए गए ताकि आसपास का कोई जहाज़ इन्हें देखे और फौरन मदद के लिए आ सके। साथ ही वायरलेस रेडियो के द्वारा दूसरे जहाज़ों को डिस्ट्रेस सिग्नल भी भेजे गए, जिसका जवाब कारपेथिया नाम के एक जहाज़ ने दिया जो टाइटैनिक के सबसे करीब था। कारपेथिया टाइटैनिक की मदद के लिए फौरन रवाना हो गया। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह थी कि इस विशाल अटलांटिक ओशन में सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी कारपेथिया टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था, जो अगर अपनी फुल स्पीड पर भी चलता तब भी उसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3 से 4 घंटे का वक्त लग जाता। जबकि टाइटैनिक के पास इतना वक्त तो था ही नहीं। टाइटैनिक के पास तो मुश्किल से सिर्फ 2 से ढाई घंटे का वक्त था। और ये बात जहाज के कप्तान भी जानते थे कि मदद के लिए आने वाला कारपेथिया जहाज वक्त पर नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए लाइफ बोट्स के जरिए उन्होंने लोगों को इवैक्यूएट करने का काम शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ पर भी थी, क्योंकि जहाज पर 64 बोट्स होनी चाहिए थी, लेकिन टाइटैनिक के अनसिंकेबल होने का ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि जहाज पर सिर्फ 20 बोट्स ही रखी गई, जिससे जहाज में मौजूद करीब 2200 लोगों में से 1200 लोगों को ही बचाया जा सकता था। इसीलिए केओस और ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोग उतारी जा रही लाइफ बोट्स पर छलांग लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग जो तैरना जानते थे वो पानी में कूद जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिना कोई एफर्ट्स लगाए अपनी किस्मत के आगे सरेंडर कर देते हैं। फिर आइसबर्ग से टकराने के 3 घंटे के अंदर अंदर टाइटैनिक पहले 2 हिस्सों में टूटता है और फिर देखते ही देखते समुद्र की गहराइयों में गायब हो जाता है। जहां कुछ घंटों पहले टाइटैनिक पर खुशी और हर्षोल्लास का माहौल था, वो देखते ही देखते मातम के सन्नाटे में बदल चुका था। कुछ के परिवार उजड़ चुके थे तो कुछ के दोस्त बिछड़ चुके थे। जो लोग टाइटैनिक पर मौजूद थे वो टाइटैनिक के साथ ही समुद्र में समा गए। कुछ लोग जो बर्फीले पानी में कूदे थे उनकी सांसों के साथ साथ उनका शरीर भी ठंडा पड़ गया
और वो कुछ मिनटों से ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सके। और जहां लाइफ बोट्स के ज़रिए करीब 1200 लोगों को बचाया जा सकता था, वहीं लापरवाही और अफरा तफरी की वजह से करीब सिर्फ 700 लोग ही बच सके। इस सब के हो जाने के बाद 15 अप्रैल की सुबह करीब 4 बजे कारपेथिया जहाज़ टाइटैनिक की लोकेशन पर पहुंचता है और लाइफ बोट्स में मिले लोगों को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लेता है। फिर 3 दिन बाद यानी 18 अप्रैल की रात को कारपेथिया रेस्क्यू किए हुए लोगों को लेकर न्यूयॉर्क पहुंचता है और कुछ ही देर में टाइटैनिक के डूब जाने की बात आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसके बाद तहकीकात शुरू होती है जिसमें टाइटैनिक से जिंदा लौटे लोगों से पूछताछ भी की जाती है। तहकीकात पूरी होने के बाद कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आती है, जैसे टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जोसेफ ब्रूस इसमें भी टाइटैनिक पर मौजूद थे और उन्होंने ही बार बार मिल चुकी आइसबर्ग की चेतावनियों के बावजूद कैप्टन स्मिथ पर दबाव बनाकर रखा कि वो जहाज की स्पीड कम न करे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वक्त से पहले न्यूयॉर्क पहुंचकर वो एक रिकॉर्ड सेट करना चाहते थे और अपने कंपेटिटर्स को एक मुंह तोड़ जवाब देना चाहते थे। हालांकि चेयरमैन ब्रूस इसमें जो रेस्क्यू किए गए 700 लोगों में से एक थे, उन्होंने इन सभी इल्ज़ामों को बेबुनियाद बताया और सिरे से खारिज कर दिया। इस बात की पुष्टि सिर्फ एक ही इंसान कर सकते थे, जो थे कैप्टन स्मिथ। लेकिन क्योंकि कैप्टन स्मिथ भी जहाज़ के साथ डूब गए थे, इसीलिए चेयरमैन स्मिथ को क्लीन चिट मिल जाती है। इसके अलावा दूसरा और सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि जब टाइटैनिक डूब रहा था तो उस पर मौजूद सभी लोगों को बचाया जा सकता था, क्योंकि एसएस कैलिफोर्निया नाम का एक जहाज़ टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था, जो वक्त पर पहुंचकर मदद कर सकता था। यही वो जहाज़ था जिसने टाइटैनिक को आखिरी बार आइसबर्ग की चेतावनी भेजी थी। लेकिन उस रात आसमान में चांद नहीं था, यानी वो एक अमावस की अंधेरी रात थी और आइसबर्ग का खतरा होने की वजह से एसएस कैलिफोर्निया जहाज़ रात के अंधेरे में आगे न बढ़कर रात वहीं गुजारने का फैसला किया था और इसीलिए एसएस कैलिफोर्निया का वायरलेस कम्युनिकेशन भी बंद कर दिया गया था, जिसके कारण टाइटैनिक से भेजे गए वायरलेस सिग्नल उस तक नहीं पहुंच सके। लेकिन इसके बावजूद टाइटैनिक से जो फ्लेयर्स लॉन्च किए गए थे, एसएस कैलिफोर्निया के क्रू ने उसे नोटिस किया था। हालांकि एसएस कैलिफोर्निया के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड ने यह समझकर उन्हें नज़रअंदाज किया कि टाइटैनिक पर लोग पार्टी कर रहे होंगे और फ्लेयर्स भी पार्टी के दौरान किए गए फायरवर्क्स का एक हिस्सा होगा, और इसी लापरवाही के लिए एसएस कैलिफोर्निया के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को फटकार लगाई गई। साथ ही टाइटैनिक को ढूंढने के लिए कई सारे सर्च ऑपरेशंस चलाए गए और अगर टाइटैनिक सही वक्त पर मिल जाता तो कुछ और बातें सामने आ सकती थी। लेकिन टाइटैनिक समुद्र की गोद में कुछ इस तरह छुपकर बैठ गया था कि उसे ढूंढने में 73 साल का लंबा वक्त लग गया। साल 1985 में टाइटैनिक को खोज निकाला गया। सतह से 3.8 किलोमीटर नीचे अटलांटिक ओशन के गहरे अंधेरे में टाइटैनिक छुपकर बैठा था और समुद्र की गहराइयों में करीब 73 साल गुजारने के बाद टाइटैनिक अब लगभग बर्बाद हो चुका है और इसीलिए अब उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं चल सकता था। साथ ही माना जाता है कि साल 2030 तक टाइटैनिक पूरी तरह से गायब हो जाएगा।